हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाय अभिषेक में। मेरा नाम है अभिषेक डंडरियाल और आज हमने बीपीएससी की घटना चक्र शुरू की है, उसका एक नया चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं। हम जो भौतिक विज्ञान वाला चैप्टर है या फिजिक्स का चैप्टर है उसको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और ये दूसरा उसका पार्ट है जिसमें हम रसायन विज्ञान के प्रश्नों को, जो कि 1992 से 2022 तक बीपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसको एमसीक्यू फॉर्म में देखेंगे, जो कि आपके आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? क्या इसमें तत्व नहीं है? तो गैस जो है ये तत्व नहीं है। इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों को तीन प्रमुख भागों यथा धातु मेटल्स, अधातु नॉन मेटल्स और उपधातु यानी मेटालॉइड्स में विभाजित किया गया है। हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन तथा सभी गैसों को अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। अगला देखते हैं, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोजियर को। ठीक है, लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। पूरा नाम इनका क्या है? एंटोनी लेवोजियर। याद रखिएगा, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है? देखिए, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को उसकी द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो 38 इसका आंसर होगा। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। उल्लेखनीय है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। याद रखिएगा, परमाणु में, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। प्रश्नानुसार द्रव्यमान संख्या इतनी है, प्रोटॉन की संख्या 18 दे रखी है, न्यूट्रॉनों की संख्या 20 दे रखी है। आंसर क्या आएगा? 38, ऑप्शन। अगला, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है, जो हमने ऊपर अभी निकाला, 20 + 18 38। अगला, प्लूटोनियम न्यूक्लॉइड 94, प्लूटोनियम 242 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो हमें पता है जो टोटल संख्या होती है 242 से, उसको जब हम ये घटा देंगे तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। देखिए 148, ये रहा। क्योंकि द्रव्यमान संख्या क्या होती है? P + N। ठीक है, Z = P + N, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए किसकी संख्या चाहिए? न्यूट्रॉनों की चाहिए। तो जो Z है उसमें से हम ये घटा देंगे। आगे देखते हैं, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समस्थानिक संभारिक बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। द्रव्यमान संख्या में अलग अलग होते हैं। समान परमाणु संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं तथा जिस तत्व की परमाणु संख्या समान, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग अलग होता है, वे समस्थानिक कहलाते हैं। तब परमाणु भार देखिए अलग अलग है, मतलब संभारिक नहीं होंगे, समस्थानिक होंगे। तथा समान परमाणु भार वाले, ये रहा, संभारिक कहलाते हैं। ये दोनों बहुत पूछते हैं, इसको ढंग से याद कर लीजिएगा प्लीज। फैराडे कांस्टेंट या फैराडे स्थिरांक क्या होता है? ये सार्वभौमिक स्थिरांक है, यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसका मान बिल्कुल फिक्स रहता है, 96,485 जूल पर मोल। याद रखिएगा, ये रहा, देखिए 96,485 जूल पर मोल। एक बार इसकी यूनिट भी पूछ ली थी, प्लीज इसकी यूनिट भी याद रखिए, ये भी पूछ लेता है, जूल पर मोल। जूल पर मोल। आगे देखते हैं, निम्न में किसका पीएच मान 7 होता है? उपयुक्त में से एक कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो देखते हैं क्या है। उदासीन विलयन का मान पीएच 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, यानी ये दोनों हो गए। अतः पीएच, इसका पीएच मान भी 7 होगा। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है। 7 से अधिक पीएच का मान विलयन क्षारीय क्षारीय होता है, और पीएच 7 से कम अगर आपकी होगी तो अम्लीय होगा। याद रखिएगा। अगला, निम्न में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है? याद रखिएगा, क्षारीय विलयन का। ठीक है, 7 से कम होगा तो एसिड होता है। ठीक है, इधर की तरफ होगा, ये N होता है यहाँ पर, न्यूट्रल यानी। ठीक है, इधर होता है बेस, इधर होगा आपका एसिड। ठीक है, 7 से कम होगा तो एसिड होगा आपका, और 7 से ज्यादा होगा तो बेस होगा आपका, यानी क्षार होगा। तो बी होगा इसका आंसर। पानी का पीएच मान कितना है? हमने ऊपर पढ़ा था, पानी को उदासीन माना जाता है, और उदासीन का कितना होता है? 7 होता है पीएच वैल्यू। आगे, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, तो हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता क्या होगा? हमारी 1000 गुना कम हो जाएगी। ऑप्शन डी, 1000 गुना कम हो जाएगी। क्या है? पीएच में परिवर्तन, यानी डेल्टा पीएच, pH2 - pH1, यानी
फाइनल पीएच वैल्यू और इनिशियल पीएच वैल्यू, आरंभिक जो वैल्यू थी और जो हमारी फाइनल वैल्यू थी 6 - 3। अब हमें निकालना है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या कंसंट्रेशन का रेशियो। तो क्या है, हाइड्रोजन प्लस 2 यानी बाद में और हाइड्रोजन प्लस पहले बराबर 10⁻³ 0.001 अर्थात क्या है आपका 1000 हो जाएगा। इसको 1000 लिख सकते हैं और हमें फाइनल वाली चाहिए तो कितनी हो जाएगी, 1000 गुना हो जाएगी, याद रखिएगा। ब्रोमीन होती है क्या, भूरी ठोस, ठीक है। ब्रोमीन गहरा लाल रंग धरित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है तथा यह कमरे के ताप या रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है। यह अज्वलनशील तथा जल में अल्प विलेय है। ब्रोमीन वर्ग 17 का सदस्य है जिसे हेलोजन वर्ग, याद रखिएगा, हेलोजन वर्ग भी कहा जाता है। आपने सुना होगा FCl BrI, ठीक है, 4 आपने सुने होंगे, है ना। F यानी फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। FCl BrI ये आपके ब्रोमीन वर्ग में आते हैं या फिर हेलोजन में बोले जाते हैं। आगे वेल्डिंग प्रयोग की जाने वाली गैसें हैं कौन सी, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होती है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। तो ये देखिए क्या है, वो ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, एसिटिलीन गैस, तो ये सब सी होगा, गैस वेल्डिंग में यूज किया जाता है। ये गैस वेल्डिंग आ गया। गैस वेल्डिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर अथवा ठीक करने का काम किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर किसकी परत चढ़ी होती है, तो जिंक की परत चढ़ी होती है, याद रखिएगा, जिंक की परत इस पर चढ़ी होती है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते या जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, याद रखिएगा। इसका विशिष्ट उत्तर ए है। कपड़ा साफ साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट क्या होता है, सल्फोनेट, ऑप्शन डी। डिटर्जेंट आर्द्रक अथवा आर्द्रकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं, याद रखिएगा, एल्किल बेंजोनिन सल्फोनेट्स होते हैं। डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं, ऑप्शन डी होगा सल्फोनेट। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है क्या होता है, एक या एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ऑप्शन ए। पसीना मुख्यतः पानी से निर्मित होता है परंतु इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद रहते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं अतः अभीष्ट उत्तर क्या है, एक से अधिक। नीला थोथे का रासायनिक नाम क्या होता है हमारा, कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट × 5H2O। इसको देखिए ब्लू विट्रियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये भी पूछा जाता है नाम, ये भी याद रखिएगा, ब्लू विट्रियल यानी नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। इसका सूत्र CuSO4 × 5H2O होता है। यह लवण निर्जलीकृत अवस्था में रंगहीन होता है परंतु हाइड्रेटेड लवण नीले रंग का होता है। नीला थोथा जल में आसानी से घुल जाता है परंतु मध्य या अल्कोहल में अघुलनशील है, याद रखिएगा, किसमें अघुलनशील है, अल्कोहल में। अगला, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु क्या है, तो देखिए प्लेटिनम जो है सबसे भारी धातु है, याद रखिए, ऑप्शन डी। यहाँ पर क्या है, डेंसिटी से मतलब है घनत्व से, है ना। अग्रलिखित प्रश्न में भारी का तात्पर्य घनत्व से है। उपयुक्त विकल्पों में से प्लेटिनम का सर्वाधिक घनत्व गुणधर्म वाला धातु है जिसका घनत्व 21.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। चांदी का कितना होता है, 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पारे का 13.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और सोने का लगभग 29.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। आगे देखते हैं, स्टेनलेस स्टील एक धातु है, तो ये हमारा क्रोमियम इसमें मिला होता है, ठीक है, क्रोमियम, ठीक है, लेकिन इसमें इसे कार्बन के साथ इसमें क्रोमियम होता है, तो इसमें तो मुझे लगता है आंसर कोई सही नहीं है, लोहा, लोहा, लोहा। अगला, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु या एलॉय कहते हैं जो धातुओं के गुण धर्मों को बेहतर, तो इसमें यही होगा। लोहे मूल धातु के साथ मैंने कहा ना कार्बन होगा, निकेल और क्रोमियम को निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील या धब्बा रहित स्टील प्राप्त होता है, उसमें जंग नहीं लगता, जिसके आपके बर्तन वगैरह बने होते हैं। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। ये क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, जिप्सम लवण जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O होता है, को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल अणुओं को त्याग देता है और कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, जिप्सम का ही दूसरा नाम। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 का होल ट्वाइस × H2O, ऑप्शन बी। बहुत पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा।
अगला, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों क्या कहलाता है? अच्छा क्वेश्चन, एल्कीन। आपने सुना होगा एन इन आयन, हम पढ़ते थे बचपन में एन इन आयन। तो देखिए इन वाला जो सेकंड नंबर वाला है उसमें परमाणु द्विबंध होता था, उसको ही हम एल्कीन बोलते हैं। आगे देखते हैं, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल। ये रहा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा CH3COOH। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल तथा रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। सिरके का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है, जिसे कार्बोक्सिलिक अम्ल या प्रकार्यात्मक समूह होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो एसिटिक अम्ल। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड HCl नहीं होता, सॉरी, सल्फ्यूरिक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। यह बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिलाई जाती है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं ये। ऑप्शन ए देखिए वही है, बोतल में अंतःक्षेपित की जाती है बहुत हाई प्रेशर पर। खनिज या मिनरल क्या होते हैं? अकार्बनिक ठोस, याद रखिएगा अकार्बनिक ठोस होते हैं। अगला देखते हैं, वर्ष 1945 में नागासाकी या जापान में गिराए गए बम में कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था? तो इसमें प्लूटोनियम विस्फोटक प्रयोग किया गया था। और क्या नाम था बम का? पैटमैन, याद रखिएगा। और दूसरे का नाम था लिटिल बॉय। 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराए गए थे, याद रखिएगा। एक का नाम फैटमैन, एक का लिटिल बॉय, और नाम इसका क्या यूज किया गया था इनमें? प्लूटोनियम। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? याद रखिएगा, तो ये प्राकृत तत्व में मिलता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। क्रियाशीलता के आधार पर दी गई धातुओं का क्रम निम्नलिखित क्या है? देखते हैं। सबसे पहले आएगी पोटेशियम, फिर आएगी सोडियम, फिर कैल्शियम और फिर आयरन। आगे देखते हैं, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस है। आपने देखो हाइड्रोजनेशन एक प्रक्रिया होती है, हाइड्रोजनीकरण, तो हाइड्रोजन इसमें यूज होता है, याद रखिएगा। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी, हाइड्रोजनीकरण मैंने आपको बताया, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्रयोग किया जाता है। एक बार देखिए इसमें पूछ लिया था कि इसमें उत्प्रेरक या कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं आप, ठीक है, तो उसमें निकल, ये रहा देखिए, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है। निकल बारीक चूर्ण यानी पाउडर्ड फॉर्म में उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है, हाइड्रोजनाइजेशन कहलाती है। निकल भी याद रखिएगा, निकल इसमें उत्प्रेरक के रूप में या कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है। आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? आयोडाइज्ड जो हमारा सॉल्ट है उसमें क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड, Ai। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पोटेशियम आयोडाइड की संरचना एवं भौतिक गुणों में खाद्य लवण या टेबल सॉल्ट के समान है। व्यापारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट एवं सोडियम आयोडाइड का भी प्रयोग आयोडीकृत लवण बनाने में किया जाता है। अगला, खाने का नमक किससे बनता है? देखिए इसमें क्या है, Na होता है हमारा, Na सोडियम के ऊपर होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो किससे बनता है ये? मजबूत एसिड, ठीक है, मजबूत एसिड और मजबूत क्षार से। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित नमक को उदासीन लवण कहते हैं, जैसे NaCl जो मैंने आपको बताया। अगला, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व जैव पूछा है। जैव तो देखिए कार्बन होता है सभी, इसमें कार्बनिक आपने पढ़ा होगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन, तो उसमें कार्बन वगैरह काफी ज्यादा यूज होता है। 34वां था, 35वां देखते हैं, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें? केरोसिन में। प्रश्नगत विकल्पों में केरोसिन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। रासायनिक रूप से केरोसिन या मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। ज्ञातव्य है कि हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। हाइड्रोजन कार्बन मतलब कार्बन। अगला, सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ब्यूटेन इसमें यूज किया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र C4H10 होता है। इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। निम्न में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तरलीकृत LPG की बात कर रहा है। LPG में क्या होता है सबसे ज्यादा? देखिए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG के मुख्य घटक ब्यूटेन लगभग 65% और प्रोपेन लगभग 35% होती है, तो इसमें देखिए ये नहीं होगा।
अगर आपसे CNG पूछ लेता है यहाँ पर, कंप्रेस नेचुरल गैस, तो उसमें ये हो जाता है। लेकिन अभी इसमें आंसर क्या होगा, ब्यूटेन होगा। ठीक है, कोई नहीं होगा क्योंकि इसमें आंसर में दिया ही नहीं है। एक उपयुक्त में से एक या एक से अधिक। इसमें अन्य हाइड्रोकार्बन यथा इथेन भी अल्प मात्रा में हो सकते हैं। आगे देखते हैं, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, बताइए। प्राकृतिक रबर हमारा आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का बहुलक है, पॉलीमर है। बहुलीकरण वह प्रक्रिया है या पॉलीमराइजेशन जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में मिलकर कोई अधिक अणुभार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। बहुलकीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक उत्पाद को बहुलक या पॉलीमर, जो आपसे कह रहा हूं, कहा जाता है। आइसोप्रीन का बहुलक प्राकृतिक रबर है। आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका सूत्र CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH और आपका डबल बॉन्ड CH2 है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। जो नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं, आपने देखा होगा, जो बनते हैं वो इसी से बनते हैं। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। इसका घनत्व 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है एवं इसका गलनांक लगभग 327 डिग्री सेल्सियस होता है। यह विशेषता बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयोग होता है। बैकेलाइट निम्न में से किसके संघनन से बना है, तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, इन दोनों के ये संघनन से बनता है। ये आरंभिक प्लास्टिक इसको बोला जाता है, एक आरंभिक प्लास्टिक है। इसका रासायनिक नाम पॉलीऑक्सी बेंजाइल मेथिलीन ग्लाइकोलेंड हाइड्राइड है। यह थर्मोसेटिंग फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है जो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन प्रतिक्रिया यानी कंडेंसेशन रिएक्शन के फलस्वरूप बनता है। इसकी खोज वर्ष 1907 से 1909 के मध्य बेल्जियम के रसायनज्ञ लियो बैकलैंड ने की। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी याद रखिए अगर पूछ लेता है तो, लियो बैकलैंड ने। अब देखें ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, तो ट्राइग्लिसराइड्स हमारे जो वसा होते हैं, फैट्स होते हैं, इसको हम ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं। आगे, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है, उनकी कठोरता समान है, उनकी विद्युत चालकता समान है, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। ये गलत है, देखिए ये गलत है। डी, ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, यानी अपर रूप है, याद रखिएगा एलोट्रॉप्स हैं, जिसकी क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है। हीरा जहां प्राकृतिक रूप से प्राप्त सर्वाधिक कठोर है, देखिए ये सही है, यानी कठोर पदार्थ है, वहीं ग्रेफाइट कम कठोर होता है। ग्रेफाइट की विद्युत चालकता हीरे से अधिक होती है। ग्रेफाइट और हीरे दोनों के कार्बन सहसंयोजी बंधों से बने होने के कारण उनके रासायनिक गुण समान होते हैं और वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। ये सही है। डी, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाली सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तो फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। याद रखिएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाली सांस की जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर या ब्रीथलाइजर का नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसमें उपकरण के माध्यम से किसी संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सांस यानी एक्सहेल्ड ब्रीथ को पोटेशियम आपके ट्राइक्रोमेट अथवा सल्फ्यूरिक एसिड के विलयन से गुजारा जाता है। इसमें उसके जो सांस होती है उसमें शराब का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें ड्रिंक तो नहीं है, कहीं शराब पीकर वो गाड़ी तो नहीं चला रहा। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होती है, तो देखिए उसको में से कोई नहीं, हमने ऊपर डिस्कशन इसका किया था। इसमें ब्यूटेन होती है 65%, 35% प्रोटेन होती है, लेकिन इसमें और सारी भी चीजें होती हैं। ठीक है, तो उसमें गंधयुक्त क्या मर कैप्टन भी मिलाया जाता है ताकि अगर वो लीकेज होता है तो उसकी स्मेल आपको आ जाए। अगला देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होता है, देखिए कई सारे हैं इसमें भी। ग्रीन हाउस गैसें वे हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय आवरक किरणों को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं। इनमें प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। अगला, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होता है, देखिए फिर से उपयुक्त में से कई सारे जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न क्या होती है, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है या अधूरी जलता है डीजल और या पेट्रोल, तो हमें क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें से निकलती है। साबुन ग्रीस को हटाता है, कैसे, कौन सी प्रक्रिया द्वारा, पायसीकरण द्वारा, याद रखिएगा। साबुन ग्रीस को हटाता है पायसीकरण द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन पूरा पढ़ लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पदार्थ और उपयोग क्या है, फ्रेयॉन, नियोप्रीन, बेनाड्रिल। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं ए का, एस्पार्टम होता है हमारा कृत्रिम मधुरक, फ्रेयॉन होता है हमारा प्रशीतक,
बी का चौथा होगा, तो बी का चौथा एक में, ए का तीसरा, ऑप्शन सी इसका सही होगा, प्रशीतक। फ्रीऑन 12 इसका पूरा नाम होता है, ये आप देख लीजिएगा, देखिए फ्रीऑन 12 बोलते हैं वैसे से, ये जो फ्रिज में आप गैस वगैरह डालते हैं उसमें भी यूज होता है। अगला, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अल्प वर्षा में, एसिड रेन बोलते हैं इंग्लिश में, सबसे ज्यादा किसमें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए, तो इसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होगी, सल्फ्यूरिक एसिड की होगी, और तथा नाइट्रिक एसिड भी इसमें होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा देखिए सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल की लगभग 70% मात्रा इसमें होती है। अम्ल वर्षा होती है कहाँ से, देखिए कोई भी आंसर इसमें सही नहीं है, क्योंकि इसके कई सारे रीजन होते हैं। देखते हैं, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के उत्सर्जन से होने वाली वर्षा है। इनका उत्सर्जन देखिए कारखानों से, पेट्रोल से, ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में कोयला जलाने से भी होता है, एक से अधिक विकल्प इसके सही है। शुष्क बर्फ क्या होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, फिर से देखिए वही है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से रिपीट हुआ। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के मिलाने पर ये दूधिया रंग हो जाता है, लाइम वाटर। आगे, निम्न में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है, तो देखिए कई सारे घटक होते हैं सीमेंट में, भी सिर्फ एक चीज नहीं होती। देखते हैं, जिप्सम भी मिलाया जाता है जो उसके जमने की दर को कम कर देता है। आगे, सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त मुख्य घटक चूना पत्थर या लाइमस्टोन तथा सिलिका मिट्टी है, या सिलिकॉन डाइऑक्साइड। चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी को एक साथ गर्म करने पर उनकी अभिक्रिया के फलस्वरूप सीमेंट क्लिंकर का निर्माण होता है। इस क्लिंकर में 2 से 3% जिप्सम को मिश्रित करने पर सीमेंट का निर्माण होता है। मैंने आपसे कहा कई सारी चीजें होती हैं, तो एक से अधिक आंसर है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, क्या था, हमने बात करी थी ऊपर, सल्फ्यूरिक एसिड। निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है, हीरा, तो हीरा कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफाइट भी है, ये भी है, तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर है, क्योंकि सब में कार्बन है, तीनों ही कार्बन के एलोट्रोप या अपर रूप है। सबसे हार्ड कौन है, देखिए हीरा की जो हार्डनेस सबसे ज्यादा होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हीरे की हार्डनेस सबसे ज्यादा होती है। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट, याद रखिएगा, सोडियम बेंजोएट। अगला, पारद धातु मिश्रण होती है, देखते हैं, पारद धातु, पारद युक्त मिश्र धातु या एलॉय होती है, याद रखिएगा। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, क्या होती है उसमें, मीथेन। खाना बनाने में मुख्यतः मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है, इसमें गोबर, कूड़ा कचरा आदि से प्राप्त किया जाता है। आगे, निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है, तो जो लिक्विड होता है वो, इसे मरकरी बोलते हैं, मरकरी, ये सामान्य ताप पर द्रव होता है, इसका प्रयोग हम थर्मामीटर में भी करते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको ऊर्ध्वपातन बोला जाता है, सब्लिमेशन, याद रखिएगा, सब्लिमेशन इसको बोला जाता है, ये हमने फिजिक्स में भी डिस्कस किया था। ये सीधे ठोस से गैस, इसमें द्रव अवस्था नहीं आती, सीधे गैस में परिवर्तित, कई कपूर जब आरती वगैरह में जलाते हैं तो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, किसका धुआं निकलता है, तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं इसमें से निकलता है, जब आप पीतल के बर्तनों की सफाई करते हैं तब। नींबू खट्टा किसके कारण होता है, इसमें सीट्रिक एसिड होता है, ऑप्शन डी, सीट्रिक एसिड। आगे देखते हैं, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है, तो देखिए वाहनों से निकलने वाली गैस में सबका मिश्रण होता है, सिर्फ एक ही गैस नहीं होती। अगर आपका इनकम्प्लीट या अधूरा ईंधन जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। वाहनों से मुख्यतः देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सभी का मिश्रण निकलता है, एक से अधिक विकल्प इसके सही हो। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या, किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है, तो उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। इसकी कठोरता बढ़ने के साथ साथ देखिए क्या होगा, ब्रिटलनेस या भंगुरता भी उसकी बढ़ जाती है, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिटलनेस। इस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था, पिचब्लेंड, बहुत आसान है, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, पिचब्लेंड से बन रहा था। पिचब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है, पिचब्लेंड रेडियम का अयस्क है, लेकिन पिचब्लेंड में रेडियम का अनुपात अत्यधिक कम होता है। क्यूरी दंपति ने रेडियम प्राप्ति के लिए पिचब्लेंड का ही शोधन या रिसर्च की। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन के कारण। जो स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं उसमें क्लोरीन मिलाई जाती है, इसलिए उसका क्लैरिफिकेशन के लिए या फिर शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन मिलाया जाता है, जिससे त्वचा जल जाती है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, पानी, ऑप्शन डी, ये रहा देखिए H2O, ये भी अभिक्रिया सिंपल है।
सोने को घोला जा सकता है किसमें? देखिए कोई भी इसका आंसर सही नहीं है। सोने को एक्वारेजिया में घोला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बहुत प्रश्न आता है ये। सोने को एक्वारेजिया में घोला जाता है। एक्वारेजिया किसका? सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का का आयतन की दृष्टि से 1:3 का मिश्रण होता है, अतः इस प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह विक्रिया करता है किससे? कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। कांच हमें क्या होता है? सिलिका होता है, हमें पता है सिलिका से बनता है, तो उससे रिएक्शन ये करता है, तो इसलिए इसको कांच की बोतल में नहीं रखा जाता। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वह क्या है? तांबा। अब देखिएगा जो धूप में आपके एसी के पाइप्स वगैरह रहते हैं उसमें भी हरे रंग की परत आपको जमी हुई दिखेगी। इसको क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, पटीना। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है पटीना। पटीना किससे संबंधित है? कॉपर से। आगे, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है। क्या है? एस्टर। एक एस्टर है ये। नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है जिसका उपयोग विस्फोटक की तरह किया जाता है। अगला, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि एलपीजी सिलेंडर द्वारा चोक हो जाते हैं। जो गैस निकलती है उससे इसके जो ये ब्लॉकेज वगैरह इसमें हो जाता है, इसलिए नहीं लगाए जाते। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? बताइए। तो हेमेटाइट जो है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट ये लोहे के अयस्क हैं, याद रखिएगा। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। मोनोजाइट आपका थोरियम का अयस्क है, ठीक है। चूने का पत्थर अलग है, लाइमस्टोन। पिच ब्लेंड किसका है? ये हमारा हमने पढ़ा था ऊपर, ये भी यूरेनियम वगैरह से प्राप्त किया जाता है। आगे, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या है? कौन सा कथन? ये जल में अधिक विलय होता है, जल में अधिक विलय ये नहीं होता है। ये पीत धवल चूर्ण होता है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। आगे देखते हैं अगला, जस्ते के एक आयतन भाग घनत्व कितना है? 7100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और दो आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। तो जो पीतल बनेगा वो क्या बनेगा? क्या घनत्व होगा उसका? 8300 उसका घनत्व होगा। ये रहा। आगे देखते हैं, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या बना? कैथोड और एनोड पूछ रहा होगा, वही देखिए हमेशा पूछता है। तो इसमें देखिए बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। आगे देखते हैं, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, किसकी है? क्रोमियम की। और इसमें देखिए कार्बन भी होता है और भी बहुत सारे मिश्र धातु की है ये, तो इसमें ये आंसर नहीं होगा, याद रखिएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर इसका ई होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। नीचे देखिए, क्योंकि इसमें आयरन होता है, लोहा, इसमें क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है, कार्बन होता है, सिर्फ एक से बनी बनती है। इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता, जबकि अल्प मात्रा में निकल मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसकी? लोहे और क्रोमियम की। इसमें देखिए ई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें क्या होगा? लोहा और क्रोमियम ही सबसे आपका निकटतम विकल्प होगा। निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? याद रखिएगा, ऋणात्मक आवेश होता है बीटा किरणों में। रेडियो एक्टिव पदार्थों में अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। अल्फा धनावेशित, बीटा ऋणावेशित, गामा उदासीन यानी न्यूट्रल किरणें होती हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो देखिए डी 2882। याद रखिएगा, 2882 इलेक्ट्रॉन संरूपण क्षारीय मृदा धातु है। 28 अक्रिय गैस नियॉन। 287 हेलोजन क्लोरीन, मैंने आपको बताया था, FCl BRI, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आपका आयोडीन, ये सभी क्या होते हैं? हेलोजन ग्रुप होता है। 288 किसके लिए होता है? अक्रिय गैस आर्गन। CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो इसमें जो आबंध क्रम 3 है। आबंध क्रम यानी बॉन्ड ऑर्डर, एक संख्या है जो हमें बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती तथा आबंध क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। CO समूह का आबंध क्रम 3 है, यानी बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 है। किस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो किसी तत्व के, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो हमें पता था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी 4 होगी। सल्फर हेक्सा क्लोराइड अणु किस प्रकार का है? SF6 लिखते हैं इसे। इस आकार का अष्टफलकीय इसकी प्रकृति होती है, अष्टफलकीय, याद रखिएगा। सल्फर हेक्सा क्लोराइड का आकार अष्टफलकीय होता है। किसी एक तत्व की X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, सबसे आउटर ऑर्बिट है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो इसमें होगा XH4 या XH4। अगला, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होगी? तो बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध होते हैं हमारे 12 और 3।
बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र C6H6 होता है। इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन से और 2 से अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणु से संबंध रहता है। कार्बन का चौथा बंध युग्म बंध के रूप में उपस्थित माना गया है। इसमें 12 सिग्मा व 3 पाई बंध होते हैं, जो हमने ऑप्शन। भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले सकता है। हैवी वाटर, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको बोला जाता है। ये देखिए, हाइड्रोजन में समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है। यदि जल का निर्माण H2 से ना होकर ड्यूटेरियम से हो तो उस पानी को भारी पानी कहेंगे या हैवी वाटर कहेंगे। इसका न्यूक्लियर रिएक्टर्स में प्रयोग किया जाता है या नाभिकीय जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसमें यूज किया जाता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है। आइसोटोप क्या होते हैं? देखिए, आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसको हम आइसोटोप बोलते हैं। दूध उदाहरण है किसका? तो दूध हमारा आपका कोलॉइड विलयन का और इमल्शन, ये दोनों का ही उदाहरण है। ऑप्शन बी और सी इसके दोनों सही। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें मिश्रण के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। कोलाइड के कई रूपीय प्रकार हैं, जैसे एरोसॉल गैस में द्रव्य का मिश्रण, इमल्शन द्रव माध्यम में द्रव का मिश्रण, जेल ठोस माध्यम में द्रव का मिश्रण आदि। दूध फेस क्रीम इमल्शन का उदाहरण है। इस प्रकार दूध इमल्शन है जो एक तरह का कोलॉइड विलयन है। तो इसमें बी और सी दोनों सही। सर्वोत्तम विकल्प के तौर पर छात्र इमल्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अल्कोहलिक खमीर या फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या होता है? प्रोडक्ट। तो इसमें बनता है हमारा इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जो पूरी इसकी रिएक्शन है, आप देख लीजिएगा। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जाइमेज इसमें यूज होता है, जाइमेज। और देखिए ये रहा, आपको इस क्वेश्चन में दिख जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से पढ़िएगा। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शुगर के किण्वन से हम क्या बनेगा? हमारा एक जो हमने ऊपर बात करी वही बनेगा। आ गया, ये रहा। देखिए, इथाइल अल्कोहल जो हमने ऊपर बात करी वही बनता हुआ आ रहा है। 96 देखते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6, ऑप्शन सी। यूरिया में उपस्थित पदार्थ है NH2CO NH2 होता है। तो क्या क्या है इसमें? CHO CHNO, ये चारों मौजूद है। देखिए, ये फॉर्मूला है NH2CO NH2, तो चारों इसमें मौजूद होंगे। कार्बामाइड भी इसको बोला जाता है, याद रखिए। अपमार्जक या डिटर्जेंट क्या होते हैं? ये होते हैं शोधन अभिकर्ता। सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ साबुन एवं अपमार्जक कहलाते हैं। वास्तव में हम जिस साबुन का उपयोग वर्षों से कर रहे हैं वह अपमार्जक की श्रेणी में ही आ जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? वनस्पति तेल। याद रखिए, जब किसी तेल अथवा वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ विवेचित करते हैं तो तेल अथवा वसा संगत एसिड, सोडियम लवण एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? तो पीतल में हमें पता है कॉपर और जिंक है, याद रखिएगा। कॉपर और जिंक। और ब्रॉन्ज में क्या होता है? कॉपर और हमारा टिन, कॉपर प्लस टिन, ये हमारा ब्रॉन्ज में होता है, याद रखिएगा। कॉपर प्लस टिन, इसमें क्या होगा? कॉपर प्लस जिंक होगा, कॉपर प्लस जिंक। अगला देखते हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? ये बेसिक और एसिडिक होते हैं। एम्फोटेरिक इसको बोला जाता है इंग्लिश में, एम्फोटेरिक। तीसरे चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण बेसिक और एसिडिक है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या? अल्फा, बीटा और गामा कण तीनों। अल्फा कैसे होते हैं? धनावेशित कण, बीटा ऋणावेशित कण, ये पॉजिटिव, और ये इसमें कोई चार्ज नहीं होता गामा में। तो इसमें ऑप्शन बी होगा, तीनों ही कण अवशोषित करते हैं। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन की मात्रा 78% के आसपास होती है। उसके बाद 21% लगभग हमारी ऑक्सीजन। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। देखिए, ये नीचे है गैसों का एक मिश्रण। 78, 21 मैंने बताया, ऑर्गन 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड। मच्छर भगाने वाली दवाओं में क्या प्रयोग होता है हमारा? इसमें एलिथ्रिन प्रयोग किया जाता है। एलिथ्रिन नामक यौगिक मच्छर भगाने की दवाओं में सक्रिय होता है। जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण है? कठोरता पानी का वह है जो अपमार्जक साबुन लगाने पर झाग सहजता से उत्पन्न नहीं करता। कठोर पानी, इसका मुख्य कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। हास्य या लाफिंग गैस क्या है हमारी? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, देखिए याद रखिएगा, ये नहीं होती, ये ऑप्शन इसका सही है। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड। इसका उपयोग हम एनेस्थीसिया के रूप में भी करते हैं।
निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी, नाइट्रिक नहीं नाइट्रस। अब देखते हैं बाकी किससे क्या क्या होता है। ओजोन छिद्र हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होगा, ठीक है, बी का पहला हो जाएगा। वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग, सी का चौथा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा, बी का पहला, सी का चौथा, एक में ही है, बी सही है। देखिए तो देखिए यही हमारे प्रश्न थे रसायन विज्ञान के। आई होप आपको ये सेशन काफी पसंद आया होगा और आपके रिवीजन में ये काफी हेल्पफुल भी रहा होगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।